स्वागत है आप सभी का 10 का दफ्तर ट्रेड में। और निफ्टी को अगर आप इस वक्त देखें तो करीब करीब 24,747 डे लो पर। बैंक निफ्टी हालांकि डे लो से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अभी मोर और लेस डे लो की डिजिटरी में ट्रेड कर रहा है। अगर आप सुबह से इस कार्यक्रम में अब पहली बार जुड़े हैं, ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा नावाकिफ हैं, तो याद रखिएगा यूएस मार्केट में कल का एक सब्सटेंशियल क्रैप, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट था, अब करीब करीब हम 3.25 अंक नीचे ट्रेड करते हुए। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना। आपने CNBC आवाज़ की इससे पहले 2 श्रृंखलाएं देखी होंगी, फ्यूचर FNO गुरुकुल, उसके बाद कमोडिटी गुरुकुल। अब तीसरी सीरीज़ आ रही है मार्केट गुरुकुल, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देनी है। और ये सीरीज़ और ये वेबिनार इन एक्सपर्ट्स के साथ विजय केडिया, आशीष चंद्रमोता, गुरमीत चड्डा, हेमंत टुकराल, पार्थिव शाह और फिरोज अजीज़ के साथ 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये 2 दिन का वेबिनार आ रहा है। और मैं, आशीष और अनुज भी होंगे इस वेबिनार में। ये आपकी स्क्रीन पे QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए। पूरी जानकारी आपको इस QR कोड को स्कैन करने के बाद मिलेगी, चाहे पेमेंट डिटेल्स हो, कोर्स स्ट्रक्चर हो। और ये वेबिनार थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हमने डेरिवेटिव से फोकस किया, टेक्निकल से फोकस किया, लेकिन इस बार स्ट्रक्चर कार्यक्रम का अगर आप देखें तो जो इस बार की इंडेक्सिंग थोड़ी डिफरेंस है। इस बार फंडामेंटल एनालिसिस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टॉक पिकिंग, पोर्टफोलियो क्रिएशन, IPO, म्यूचुअल फंड्स, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है, एंड बिट ऑफ टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव्स एज वेल। तो इस श्रृंखला में जुड़ जाइए इस वेबिनार में 2 दिन के 31 अगस्त और 1 सितंबर को। निफ्टी 24,741 और बैंक निफ्टी 51,206। लेकिन इस वक्त की बड़ी स्टोरी जानते हैं क्या है, और वो है निफ्टी IT कंप्लीटली क्रैक होता हुआ। निफ्टी IT 18 जून के बाद पहली बार फर्स्ट टाइम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निकलता हुआ। आप देखिए इस बाजार में आज खुलने के बाद कितने क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। HDFC बैंक इज नाउ टॉप गेनर। आज डिफेंसिव में FMCG ठीक कर रहा है, लेकिन IT क्रैक हो चुका है 40,139 पे, करीब 625 अंक नीचे। डिफिकल्ट है एज ए ट्रेडर, इट्स ए डिफिकल्ट सेशन। हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस वक्त कॉल्स के लिए और टेक्निकल्स पे बातचीत करने के लिए प्रशांत सावंत, शिल्पा रावत पिछले कार्यक्रम से इसमें भी जुड़े हैं, और साथ ही साथ अमित सेठ और अमोल अठावले जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, आपके 2 ट्रेड इस वक्त के। मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, एक लॉन्ग साइड का रहेगा और एक शॉर्ट साइड का रहेगा। शॉर्ट साइड में मेरा ट्रेड रहेगा सीमेंस में। यहाँ पे देखिए तो स्टॉक ने एक पुल बैक जनरेट किया था और उसने जाकर रेजिस्टेंस लिया अपने 10, 20 और 50 डेमा पे, और एक लोअर हाई इन प्लेस है। इसका अगला सपोर्ट लगभग 100 डेमा के आसपास आता है, और जिस हिसाब से वीकनेस अनफोल्ड हो रही है, मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स की तरफ हेडेड है। फ्यूचर्स में 6840 का प्राइस है लगभग, स्टॉप लॉस रहेगा 6920 का, और टारगेट्स लगभग रहेंगे इसके 6600 रुपीज के सीमेंस में। लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा वीरेन जी। यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक में 3-4 दिन का कंसोलिडेशन किया, और आज एक 10 डेमा से थोड़ा सा थ्रस्ट जनरेट किया ऑन द अपसाइड। तो हल्का फुल्का अगर मार्केट रिकवर होता है तो आई थिंक इट विल आउट परफॉर्म। कैश में प्राइस है 1419 रुपए का, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 1400 का, और टारगेट्स रहेंगे 1450 एंड 1460 के। USL में तेजी, लेकिन सीमेंस में मंदी का ट्रेड 6,600। क्लियरली आज कैपिटल गुड्स में गहरी मार पड़ भी रही है। अमोल, आपके ट्रेड्स? मुझे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा लग रहा है, सेफ बेट के साथ जाना चाहूंगा मैं। 2730 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 2850 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। थोड़ा टाइम ले सकता है, स्टॉक मार्केट टेक्सचर थोड़ा वोलाटाइल है। स्टॉप लॉस में रहूंगा 2664 का पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मैं एक कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा जो ICICI बैंक के साथ बाय साइड के साथ जाना चाहूंगा। 1193 के आसपास चल रहा है, डबल बॉटम सपोर्ट के आसपास है, और पोजिशनल टारगेट रहेंगे उसके 1240 और 1250 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। 1168 उसका स्टॉप लॉस रहेगा, बट ओवरऑल मार्केट टेक्सचर थोड़ा वोलाटाइल है, तो दोनों ही स्टॉक्स में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जी, वोलेटिलिटी है, स्टॉप लॉस लेके चलिए, ये बहुत जरूरी है। प्रशांत, आपके 2 ट्रेड्स। वीरू जी, मुझे सबसे टॉप जो अच्छा लग रहा है, स्टॉक जो अच्छा लग रहा है, वो है इंडियन ऑयल IOCL। यहाँ पे एक अच्छा कूल ऑफ हुआ है, अच्छी डिप आई है। सो यहाँ पे 170 के नीचे 169 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। टारगेट होगा 185, 185। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा टाटा कम्युनिकेशंस। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट कैंडल को रिटेस्ट हो रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए।
सो करीबन 1918 1915 ये स्टॉप लॉस रख के हम 1975 1975 टारगेट के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। 1975 के लेवल टाटा कॉम में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब 1938 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये बाय साइड का ट्रेड है। अच्छा शिल्पा जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? अभी सीमेंस सेल था। आई एम आल्सो लुकिंग फॉर टारगेट्स ऑफ 6750, बट ठीक है। नाउ मेरा अभी के लिए एक बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। बाय रहेगा आईसीआईसीआई प्रू में। आईसीआईसीआई प्रू फ्यूचर 730-31 पे है, यहाँ पे 720 पे इसका सपोर्ट है। इफ दिस होल्ड तो यहाँ पे 745 750 760 के भी लेवल्स आपको आ सकते हैं। तो ये टाइट स्टॉप लॉस 720 का आप मेंटेन कीजिए, बट आईसीआईसीआई प्रू में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बिल्टअप है एंड इट इज होल्डिंग क्वाइट वेल इन स्पाइट कि आज मार्केट इतना गिरा हुआ है। तो आईसीआईसीआई प्रू पहला बाय मेरा। फिर रहेगा सेल, यहाँ पे रहेगा इन एलटीटीएस। एलटीटीएस आईटी जा ही रहा है नीचे, यहाँ पे मुझे लगता है एलटीटीएस अगर ये 5000 के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें आपको गिरावट और ज्यादा बढ़ते हुए दिखेगी, जहाँ पे 4800 की लेवल्स आ सकते हैं। तो एक कंडीशनल सेल इन फ्यूचर्स बिलो 5000, सेल फॉर टारगेट्स ऑफ 4800 एंड स्टॉप लॉस देन वुड बी 5045। चलिए, तो अभी तक के जो ट्रेड्स थे वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज अगर इस बाज़ार में आई थिंक जिसने लीड ली है वो दो चीज़ें हैं। एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है जोमेटो। जोमेटो को देखिए 266.90। आई थिंक अब मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, जिस प्रकार के कल नंबर्स हर्षदा हमने रीड किए और उसके बाद इस बात की आई थिंक गुंजाइश थी। अब आई थिंक बाजार इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है ना। टेक्निकली अमित, ये प्रोजेक्शन क्या बन रहा है? देखिए, ये जो पूरी रिकवरी थी ये शुरू हुई कहीं ना कहीं अप्रैल 2023 में, और अप्रैल 2023 से लेके अब तक इसका पूरा का पूरा ये पुल बैक, और जिसमें इसने अपने आईपीओ प्राइस को, लिस्टिंग प्राइस को भी रिगेन किया, एक राइजिंग ट्रेजेक्ट्री थी। लेकिन कल की कैंडल, कल के नंबर्स और आज की कैंडल्स इसको उस राइजिंग ट्रेजेक्ट्री के भी बाहर ले आई हैं। इसका प्रोजेक्शन क्या बनता है? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि कुछ दिनों पहले 218 220 के आसपास हमने ये रिकमेंड किया था क्लाइंट्स को। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक में, और हमने देखा कि ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा आज इसमें रनअप देख रहे हैं रिजल्ट्स के बाद। इसका एक फिबोनाची एक्सटेंशन का टारगेट था 240 245 को, वो मीट हो गया। अब नए टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं 337 के, लेकिन इस समय मैं चेज नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 14% अप है। थोड़ा सा कूल डाउन करे, डिप करे अराउंड 245 250 आने वाले दिनों में, तो वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जोन बनेगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे हायर टारगेट्स अनफोल्ड हो रहे हैं स्ट्रक्चरली, बट बाय ऑन डिप्स, और अगर पोजीशन है तो इसको होल्ड करें विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। के लिए जोमेटो 14% के गेन्स बन रहे हैं। इनफैक्ट आशीष चतुर्मोता ने लगातार इसे रेकमेंड किया है, वीरू आपको याद होगा। उन्होंने मेरे को सारे ब्रोकरेजेस असिमुलेट करके भेज दिए, उसमें से CLSA का नया टारगेट 350 रुपीज़ प्रति शेयर का है। ये इनफैक्ट मैं अपनी टीम को बढ़ा भी देती हूँ तो वो ग्राफिक भी बन जाएगा। साथ ही साथ सिटी का जो टारगेट है वो भी बढ़कर आया है, आई थिंक 290 के आसपास। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं सारे ब्रोकरेजेस। सिटी 280, आई बेग योर पार्डन, फ्रॉम 235। बर्नस्टीन आउट परफॉर्मेंस, नया टारगेट 275 का, और जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स के तो टारगेट्स हम पहले मेंशन कर भी रहे थे, तो 275 280 के बीच है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश आउट परफॉर्मर का कॉल CLSA ने दिया है, और वो स्टॉक अब हम देख ही रहे हैं कैसे बढ़ रहा है। 350 का टारगेट बाय द वे CLSA का है। चलिए, ये बात हुई जोमेटो की चार्ट्स पर और जो ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। लेकिन अब एक बिग मार्केट वॉइस में मीर वोरा को भी जोड़ लेते हैं। मीर, गुड मॉर्निंग। बताइए, आई डोंट नो आप ये न्यू एज कंपनियों पर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात करेंगे या नहीं। जोमेटो लेकिन बाय फार बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मार्केट दे रहा है। गुड मॉर्निंग हर्षदा, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, न्यू एज कंपनीज तो हमारी एक प्रिफर्ड सेगमेंट में आती है। हमारे NFO के टाइम भी हमने जब बात की थी तो 3 थीम थी, जिसमें एक प्रीमियम कंजम्पशन थी, फिजिकल एसेट क्रिएशन थी, और तीसरी थीम जो हमारी थी वो न्यू बिजनेस मॉडल्स की थी। तो मेरे ख्याल से इंडिया जैसी कंट्री, खास करके जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इतनी रैपिडली हो रही है, तो बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल्स B2B और B2C बेसिस पे आएंगे।
और फाइनेंशियल सर्विसेज में, कस्टमर सेगमेंट्स में, इंडस्ट्रियल्स वगैरह में भी काफी सारी ये जो टेक्नोलॉजी लेके जो यूज हो रही है, मॉडल्स बन रही हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से जो एक सिचुएशन हो रही है कि डिफरेंट सेगमेंट्स में विनर टेक्स ऑल वाला सिचुएशन हो रहा है, मोनोपोली या डिओपोली बन रही है वेबसाइट्स वगैरह की। तो ये नेटवर्क इफेक्ट है जहाँ पे क्रॉस सेलिंग हो सकती है, नए नए वर्टिकल्स ऐड हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक एक्साइटिंग सेगमेंट है। और अभी तो हमने बहुत कम कंपनीज देखी है लिस्टिंग में। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंडेड काफी सारी कंपनीज अभी बड़ी हो चुकी हैं जो लिस्टिंग में आएंगी। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 से 5 साल में एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट कैप जो हमारा है वो ये न्यू एज कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। फैक्ट बहुत बड़ा मूव और बढ़िया मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू रियलिटी, और रियलिटी आज ये है कि कल 25,000 को छूने के बाद उसके ऊपर थोड़ा पूरा दिन टिकने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया है। अब अगर आपने खरीदारी का मन बनाया है, कोई ऐसा पॉकेट जो शायद पिछले कई दिनों की तेजी में ले नहीं पाए, और अगर और गिरावट आती है कर्टसी ग्लोबल फैक्टर्स लिया जाए, मिहिर? अभी तो व्यू टेक्निकली अगर देखें तो एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वाला व्यू बन रहा है। तो ऐसी कोई बड़ी जर्नी या बड़ी सेक्टर कॉल्स की तो बात नहीं कर रहे हैं। बट अभी भी हमारा जो बेसिक पोजिशनिंग है वो यही है कि जो डोमेस्टिक लिंक सेगमेंट्स है वहां पे हमें बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अभी तक तो अच्छा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद एक ग्रेजुअल स्लोडाउन की ओर शायद यूएस इकोनॉमी जा सकती है। तो अभी भी हमारा व्यू यही है कि आईटी है, मेटल्स है, एनर्जी है, जो ग्लोबली लिंक्ड सेगमेंट्स हैं वहां पे हम अंडरवेट हैं। और जो डोमेस्टिक लिंक सेगमेंट्स है जैसे कि इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर वाली जो आइटम्स है वहां पे अभी भी हम पॉजिटिव रहेंगे। तो हमारा मेटल्स फॉर एग्जांपल, एनर्जी है मेटल्स में, उसमें पहले से ही अंडरवेट पोजीशन है, हमारी एक्सपोजर काफी कम है और वो पोजीशन हम कंटिन्यू करेंगे। ओके मिहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये केमिकल्स में अब इस क्वार्टर की मतलब नंबर्स कुछ कंपनियों के अच्छे रहे, लेकिन प्राइस वाइज तो प्राइस टच बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक सडनली आई थिंक 30 to 40% स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में चले गए हैं। ये क्या है, आप लोगों ने अर्निंग्स को कैसे रीड किया? आई मीन फॉर इंस्टेंस दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई। अभी आप लोगों ने एक्सपोजर बढ़ाया है यहाँ पर, व्यू क्या है आपका? केमिकल्स में हमारा पोजीशन इतना बड़ा नहीं है और हम वैसे हमारा स्ट्रक्चरल व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक जो चाइना प्लस वन वाली थीम में अच्छी तरह से बैठता है। और अच्छी बात यह है कि काफी सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने इतने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं पिछले 4-5 साल में कि उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की, कैपेसिटी बढ़ाने की काफी स्कोप है। और हमने देखा है कि काफी सारी कंपनीज ने कैपेसिटीज 50%, 100% बढ़ाई है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 साल से चाइना का जो प्रोडक्शन था वो ऑन स्ट्रीम आया आफ्टर कोविड और मार्जिन्स को काफी इंपैक्ट किया। तो एक सेक्टर ने आई वुड से टेक्निकल डाउनटर्न देखा, लेकिन अब लग रहा है कि शायद थिंग्स आर स्टेबलाइजिंग अ लिटिल बिट। और जो वॉल्यूम ग्रोथ वाली जहां कंपनीज है वहां पे हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है। अभी हम मार्जिन इंप्रूवमेंट पे इतना बेट नहीं कर रहे हैं। ओके अच्छा मिहिर जी, ये बजट में जो रियल स्टेट पे और वहाँ के गेंस पर जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को विड्रॉ किया है, हम ऑलमोस्ट इस 1-1.25 महीने के हफ्ते के रीडिंग के बाद आप लोगों ने ये रियल स्टेट पे क्या आउटलुक लिया है? क्योंकि रियल स्टेट में भी बीते 1 साल में पैसा स्टॉक्स पे अच्छा बना था, रियल स्टेट इंसिलरी पे अच्छा बना था, HFCs पे भी अच्छा बना था। एक्सपोजर पे व्यू क्या है आपका इस वक्त अपने, और क्या एडिशन क्या डिलीशन क्या है आपने इसमें? हमारी रियल एस्टेट में एक्सपोजर है और बजट के जो टैक्स प्रपोजल है वो ओल्ड प्रॉपर्टीज जिसकी अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हुई है, या तो लैंड है या ओल्ड प्रॉपर्टीज जो 10-20 साल पहले आपने ली है, तो उस पर ज्यादा इम्पैक्ट आ सकती है। जो नई प्रॉपर्टीज है जहां पे मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए जो इतनी अप्रिसिएशन नहीं है वहां फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से जो प्राइमरी सेल्स है न्यू लॉन्चेस के, उसमें ये प्रपोजल्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमने देखा है कि अभी तक जो ट्रैक्शन आ रही है वो प्रीमियम प्रॉपर्टीज में है, हायर टिकट प्रॉपर्टीज में है। और लिस्टेड प्लेयर्स जो है मोस्टली जो बड़े वाले हैं वो
वही यही सेगमेंट में है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है उस पर। ऑटो पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक तो मारुति, जहां पर हमने देखा है परफॉर्मेंस अच्छा और स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली। दूसरा टाटा मोटर्स, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, लेकिन कंपनी ने जो स्पेसिफिकली कहा है कि देखिए डिमांड जो है वो थोड़ी सी फीकी रह सकती है, उसको लेकर कॉशन सेट इन किया है। लेकिन इस सबके बीच वो कह रहे हैं कि जेएलआर के गाइडेंस को इस समय वो चेंज नहीं करेंगे। एबिट would be higher than 8.5%. इसे कैसे पढ़ना चाहिए मिहिर? क्योंकि ईवी साइड पर इस बारी पिकअप नहीं देखने को मिला है, वो सेकंड हाफ में ही आएगा। सर्टनली। तो ऑटोमोटिव में हमारा जो व्यू है वो ऐसा लग रहा है कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, और ये जो टू व्हीलर वाला जो सेगमेंट था वहां पे डाउनटर्न और स्लो डाउन काफी लंबे समय तक चला था। ऑलमोस्ट 3 साल तक हमने देखा कि वॉल्यूम्स नहीं हो रहे थे। अब जाके रूरल इकोनॉमी जो ऑन इट्स फीट आ रही है धीरे धीरे करके, तो उसकी इंपैक्ट हमें टू व्हीलर्स में ज्यादा दिख रही है। तो मेरे ख्याल से वर्सेस कार्स एंड टू व्हीलर्स अब ऐसा लग रहा है कि टू व्हीलर्स माइट आउट परफॉर्म लिटिल बिट। कार्स का मैंने देखा है कि जो मैं कहूंगा कि जो एक्साइटमेंट होती है वो न्यू मॉडल लॉन्चेस के आजू बाजू काफी होती है। तो हमने देखा कि लास्ट 2 साल में अच्छे न्यू मॉडल लॉन्चेस हुए थे, उसकी वजह से हमने अच्छी ट्रैक्शन भी देखी। अब शायद ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में मॉडल लॉन्च साइकिल जो है शायद थोड़ा वीक है। तो मैं कहूंगा एट बेस्ट न्यूट्रल से मार्केट परफॉर्मर ये सेगमेंट रह सकता है। हम जो ऑटोमोटिव सेक्टर्स हैं उसमें ज्यादा प्रेफर ऑटो एंसिलरीज को कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑटो एंसिलरीज है वो टू एन एक्सटेंट न्यूट्रल है ईवी वर्सेस आईसी इंजन में। तो अगर ईवी का भी जो ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता है तो जो ऑटो एंसिलरीज जनरल पार्ट्स बना रही है जो नेसेसरली ईवी में भी जरूरत पड़ेगी और आईसी इंजन में भी जरूरत पड़ेगी, तो उस तरह की ऑटो एंसिलरीज जो न्यूट्रल टू ईवी वर्सेस आईसी है वो खेल रहे हैं हम। और प्लस जो एक्सपोर्ट में ज्यादा जिसकी पोटेंशियल है ऑटो एंसिलरी की, उसमें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इन जनरल ओईएम वर्सेस एंसिलरीज में हमें एंसिलरीज ज्यादा पसंद है, और हम वो सेगमेंट पिक कर रहे हैं जहां पे ईवी या आईसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ओवरऑल जनरल पार्ट्स जो बनाते हैं। उस लिहाज से शायद फिर एंसिलरीज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वर्सेस द प्योर ओईएम्स। ये मुझे बताइए मिहिर, आपका एफएमसीजी में इस समय क्या स्टांस है? क्योंकि कल दोपहर में हमने जब डाबर के मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा देखिए रूरल ग्रोथ अर्बन ग्रोथ से ज़्यादा बेहतर रहेगी, लेकिन उसके पीछे उन्होंने फिर और डिटेल दिए कि एडवर्टाइजिंग स्पेंड बढ़ाया है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया है, तो कंपनियां भी मेहनत कर रही हैं, उसका रिवॉर्ड मिला। अगर वो ना होता क्या वो पुश आएगा? ये रूरल थीम जो उम्मीद थी बजट से पहले चलेगी, क्या वो वाकई में ऑन ग्राउंड दिख रही है चेंज होती हुई? Certainly, because रूरल रिकवरी ऑलमोस्ट 3-4 साल से काफी स्लो है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि रूरल सेगमेंट इतना पीछे रह जाएगा। तो इसका लग रहा है कि अभी 2-3 साल हो चुके हैं स्लो डाउन के, और नाउ द वर्स्ट हैज टू बी ओवर। और ऑफ कोर्स मॉनसून वगैरह की जो पॉजिटिविटी चल रही है वो पूरी नॉर्मल रहेगा, तो उससे भी एक किकर मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो प्री कोविड का जो रूरल में कंजम्पशन का ट्रेंड था वो ब्रेक हो चुका था और बिलो ट्रेंड चला गया था काफी टाइम के लिए। अब पिछले थोड़े महीने में ऐसा लग रहा है कि नाउ वी आर कमिंग बैक टू द ट्रेंड लेवल्स ऑफ ग्रोथ। तो ऑफ कोर्स जब ट्रेंड लेवल तक ग्रोथ हम आएंगे तो इनिशियल ग्रोथ है थोड़ी बेटर दिख सकती है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट भी ये चीज का काफी एक्नॉलेज कर रही है। और हमने ये भी देखा कि जो रवैया इलेक्शन के रिजल्ट्स में दिखा हमको, उसमें भी थोड़ी ऐसी लग रही है कि रूरल डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है। तो ये एरिया फोकस रहेगा, एंड प्लस नॉर्मल मॉनसून्स के बेस पे और लो बेस पे हम अगर चलें तो रूरल रिकवरी पिकअप हो सकती है। लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स का हमारा ओवरऑल व्यू अभी भी अंडरवेट टू न्यूट्रल है, क्योंकि एट बेस्ट हम सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और मे बी लिटिल लो डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ। तो जब हमारे पास बाकी सारे सेक्टर्स और सेगमेंट्स हैं जहां पे हमें 14, 15, 16% का ग्रोथ इजीली दिख रहा है, तो एफएमसीजी थोड़ा फीका लगता है उसके सामने, और वैल्यूएशंस ऐसे कोई ज्यादा चीप नहीं है। तो हम ये कहेंगे स्ट्रक्चरली एफएमसीजी में हम अंडरवेट रहेंगे।
हाँ, मार्जिन इंप्रूवमेंट जहां जहां दिखी है वहां हमने थोड़े लिए हैं, बट ओवरऑल मैं कहूंगा ऐसी कोई लंबी स्ट्रक्चरली आउट परफॉर्मेंस वाली स्टोरी हमें नहीं लग रही। ओके, नोटेड। शुक्रिया मीर, क्योंकि हम रूरल थीम की बात कर ही रहे थे और उसकी एक एक्चुअल पिक्चर एस्कॉर्ट्स कुबोटा के मैनेजमेंट से लेना ज़रूरी है। Q1 के नंबर्स आ चुके हैं, मुनाफे और मार्जिन में हमने हल्की बढ़त देखी है, आय थोड़ी सी फ्लैट रही है। हमारे साथ एस्कॉर्ट्स कुबोटा के होल टाइम डायरेक्टर और CFO भरत मदान हैं। मदान साहब, आपके मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर ग्रो हुई है, लेकिन मैं आपसे डोमेस्टिक ट्रैक्टर वॉल्यूम पर एक आउटलुक लेना चाहूँगी, क्योंकि इंडस्ट्री 0.5% पॉजिटिव रही, लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा के केस में नियरली -1.9% का आंकड़ा आया है। और हम 2 मिनट पहले वो रूरल इकोनॉमी में डिमांड लौट रही है या नहीं उसकी बातचीत कर रहे थे। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपके की टेकअवेज क्या है रूरल डिमांड को लेकर फ्रॉम Q1, और क्या आगे ट्रैक्टर वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिल सकता है? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जब रूरल मार्केट की बात करें तो पिछले मानसून से लेके आई थिंक तब से प्रेशर रूरल इकोनॉमी पे रहा है। तो पिछले 2-3 क्वार्टर जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए भी अच्छे नहीं रहे, बिकॉज रूरल डिमांड काफ़ी प्रेशर में थी। तो इस क्वार्टर में भी ऐसा ही देखने को मिला है। तो मतलब 0.5% इंडस्ट्री इज एज गुड एज फ्लैट इंडस्ट्री, सो रियली ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में 18-19% की डी ग्रोथ थी इंडस्ट्री में, उसके कंपैरिजन में इंडस्ट्री फ्लैट हुई है। तो थोड़ा रिकवरी सेंटीमेंट जो है रूरल मार्केट में अब दिखने शुरू हो गए हैं, और जुलाई के नंबर भी मार्जिनली हायर थे। तो हमें लगता है आई थिंक अच्छे सेंटीमेंट्स हैं। अभी जो फैक्टर सारे फेवरेबल हैं रूरल मार्केट के लिए, चाहे हम उसके MSP की बात करें या रेनफॉल की बात करें, जो अभी तक अच्छा है, वो एवरेज की एक्सपेक्टेशन है इस सीजन की, और उसके लगता है अभी सोइंग जो है पिछले साल से ज़्यादा बेटर हो रही है। तो आई थिंक ये सब फैक्टर पॉजिटिव हैं। तो हमें लगता है इस बार फेस्टिव सीजन से जो डिमांड जो है काफ़ी अच्छी रिकवर करेगी, और सेकेंड हाफ जो है डबल डिजिट ग्रोथ इंडस्ट्री दिखा सकती है। इंडस्ट्री अगर डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा के लिए सिचुएशन क्या रहेगी? फिर आप इंडस्ट्री के अनुमान के लिहाज से ही परफॉर्म करेंगे, या फिर आपको उम्मीद है कि उसे बीट करने की गुंजाइश बन सकती है? देखिए, अगर रबी सीजन के हमारे स्ट्रॉन्गर मार्केट जो हैं नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया की हैं, जिनके लिए रबी सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उससे सेकेंड हाफ जो सीजन होगा वो रबी सीजन का ही होगा। तो हमें लगता है जो आखिर के 2 क्वार्टर होंगे उसमें एस्कॉर्ट्स की परफॉर्मेंस आई थिंक इंडस्ट्री से बेटर हो सकती है। तो ओवरऑल अगर पूरे साल की बात करेंगे तो आई थिंक हमें लगता है कि लास्ट ईयर से तो मार्जिनली इम्प्रूव ही होगा मार्केट शेयर, हमारा गिरने की उम्मीद नहीं है। अभी जिन स्टेट्स में थोड़ा ड्रॉप हुआ है हमारा, वो स्पेसिफिकली 2 मेजर हमारी स्ट्रॉन्ग मार्केट की स्टेट्स थी, MP एंड बिहार, जहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी इश्यूज थे। बट होपफुली अभी मानसून के बाद में वहाँ पे भी सेंटीमेंट रिवाइव होने की उम्मीद है। तो उसके बाद में आई थिंक हमारी रिकवरी पॉसिबल है। अच्छा सर, मदान साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आई मीन ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी सी, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हमने बहुत सारी कंपनियों को प्राइस कट लेते हुए देखा गया है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देते हुए देखा गया है। क्या ट्रैक्टर में ऐसा है क्या सर? थोड़ा सा बताएंगे मुझे। और क्योंकि अब जिस प्रकार का मानसून है या फिर फेस्टिवल सीजन सामने खड़ा है, वो ये स्कोप तो कम से कम कर देगा। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है सर इस वक्त? देखिए, अभी तक इतना एग्रेशन नहीं है, बस अभी तक जो थोड़ा कमोडिटी का प्रेशर था पिछले साल तक इन्फ्लेशन का, तो आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी थी इंडस्ट्री की कि वो प्राइस इंक्रीजेस जो कमोडिटीज के हैं वो मार्केट में कैसे पास ऑन करें। तो आई थिंक अब सारे प्राइसेस जो है मोस्टलेस रिकवरी हो चुकी है जितना इन्फ्लेशन था, और अभी कमोडिटी प्राइसेस भी अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें तो सॉफ्ट ही हैं। तो मे बी इसकी फेस्टिव सीजन में थोड़ा डिस्काउंटिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो मे बी दिवाली के टाइम सितंबर अक्टूबर सीजन में हो सकता है थोड़ा जो नॉर्मल ट्रेंड है कि थोड़ा डिस्काउंट ऊपर रहते हैं लेवल कंपेयर टू द अदर मंथ्स, बट अदरवाइज कोई बहुत एग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा अभी इस इंडस्ट्री में लकीली हमें। ओके अच्छा सर, ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वहाँ पे अगर आप देखें सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, क्या स्पेशली अब क्योंकि जो बीता क्वार्टर था उसमें आई थिंक क्योंकि चुनाव भी थे, अब सरकार बन चुकी है, सरकार का गठन ऑर्डर आवंटन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी, तो आप ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिवीजन है इसमें अगले 2 क्वार्टर्स में परिस्थिति कैसी देख रहे हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे आई थिंक हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी। लास्ट ईयर काफ़ी हाई बेस है इंडस्ट्री का हमारा, और ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे थी इंडस्ट्री लास्ट ईयर में।
तो अभी फर्स्ट क्वार्टर जैसे आपने बताया बिकॉज ऑफ इलेक्शन और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इनिशियल मंथ्स में नहीं रहा गवर्नमेंट का, बट अभी जो बजट के आप नंबर देखें तो कैपेक्स का प्लान उन्होंने जो इंटरिम बजट का था वही वाला लेवल मेंटेन किया है। तो आई थिंक उसके रहते हुए हमें लगता है कि बैलेंस 9 मंथ्स में डेफिनेटली ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। तो सेकेंड हाफ में हमें इस इंडस्ट्री में भी डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री दिखाएगी और यहाँ पे अच्छा रिकवरी हो रहा है और हमें ये शॉर्ट में आई थिंक लॉन्ग टर्म भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री हमें लगता है कि फेवरेबल रहेगी डिमांड। अच्छा, ये रेलवे इक्विपमेंट पे भी सर ये बेस इफेक्ट है जो ये रेवेन्यू डिप दिखा रहा है वाईओआई बेसिस पे, और यहाँ पे क्या स्थिति है सर इसमें रेलवेज में? तो रेलवे में अभी आई थिंक फ्रेश टेंडरिंग शुरू होगी बजट के बाद, तो ऑब्वियसली ऑर्डर बुक अभी हमारी रफली 880 करोड़ की थी। तो अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपेयर करें तो सीक्वेंटली तो रेवेन्यू इंक्रीज हुई है रेलवे बिजनेस में हमारी, ऑन द ईयर ऑन ईयर थोड़ा डिक्लाइन दिखा है हमें। बस लास्ट क्वार्टर वाज एक्सट्रीमली गुड। उसमें कुछ पार्ट्स जो हमने सप्लाई किए थे स्पेशली फॉर द फ्रेट वैगन्स वो अभी होल्ड पे हैं रेलवे की साइड से, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इस इंडस्ट्री में भी हमें डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है इस पूरे साल के अंदर में जो हमारा अब तक का ट्रेंड रहा है। बट ओवरऑल आई थिंक ये बिजनेस काफी अच्छा चलेगा मुझे लगता है। मैं फाइनली आपसे एक आउटलुक लार्जली रेलवे बिजनेस पर लेना चाहूंगी मदान साहब, क्योंकि कई सारे ऑर्डर्स आए हैं कई कंपनियों के हाथ में। आपके लिए ये एक्सपीरियंस क्या रहा, कुछ अगर आइडिया दे सके ऑर्डर बुक क्या है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन में क्लियरली आपने मेंशन किया है कि वहां पर थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिला था। क्या विजिबिलिटी है टर्न अराउंड की? जी हाँ, तो अगर जो एस्कॉर्ट्स है बेसिकली हम रोलिंग स्टॉक में प्ले करते हैं जिसमें हमारे बेसिकली एसेंशली जो ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम और कपलर सप्लाई करते हैं रेलवेज को। और अभी हमारे जो कुछ नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस होने हैं रेलवे सिस्टम में जिसमें हम आई थिंक क्रॉस मेट्रो ट्रेन, बाकी जो है वंदे भारत ट्रेन और कन्वेंशनल कोचेज जो हैं उन सबको कैटर करेंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारा एक्सपेंड हो रहा है तो वहाँ पे हमारे बिजनेस पोटेंशियल की ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। तो कन्वेंशनल सिस्टम तो जो चल ही रहे हैं जहाँ पे मोरलेस गवर्नमेंट से भी ऑर्डर जो है मोरलेस फ्लैट है, तो उनका भी पुश जो है अभी वो नई कोचेस पे है जो वंदे भारत की कोचेस हैं या मेट्रो का जो नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है तो उस साइड पे ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ पे हमारे नए प्रोडक्ट्स जो इंट्रोड्यूस अभी हो रहे हैं तो उसका भी ग्रोथ जो है सेल्स का आना शुरू हो जाएगा आगे। तो उनकी जैसे ही ऑर्डर ट्रेंडिंग शुरू होगी तो हमें लगता है कि ऑर्डर भी इम्प्रूव होगी और आगे इस बिजनेस के अंदर में जैसे मैंने पहले बताया तो हमें लगता है कि डबल डिजिट की ग्रोथ जो है मेंटेन रहेगी रेलवे सेक्टर में। बहुत शुक्रिया मदान साहब एंड गुड लक फॉर FY25। तो सेकेंड हाफ में वो डिमांड पिकअप की उम्मीद और शायद वो ड्राइव कर सकता है ओवरऑल FY25 को। कंपनी ने इसीलिए गाइड किया है कि इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएगी, मिड सिंगल डिजिट्स के भी यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बन रही है। इस बीच हमारे साथ अमोल बने हुए हैं। अमोल, एस्कॉर्ट्स थोड़ा सा साइडवेज और एक अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन ये 4000 के आसपास मिले तो मौका रहेगा या फिर आप कन्विंस्ड नहीं हैं स्टॉक को लेकर चार्ट्स पर भी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि एक जुलाई महीने में और अभी भी एक स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है और एक डेली चार्ट्स पे थोड़ा लोअर टॉप फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट होने देना चाहिए। 4200 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इमीडिएट टाइम फ्रेम में। और अभी अगर 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ओवरऑल मार्केट टेक्सचर भी थोड़ा वोलेटाइल है। मुझे लगता है वेट करना चाहिए। 4200 के जब तक नीचे रहता है स्टॉक ये वीक टेक्सचर बना रहेगा और आई थिंक ये डाउन साइड में 3840 3780 तक भी फिसल सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर एक व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 3% तक का नुकसान देखने को मिला है। चलिए अमोल, आपसे इजाज़त लेंगे। मार्केट भी वैसे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है। जो सुबह का एक नॉक लिया वहीं पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 250 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक भी 270 अंकों के नुकसान पर और आज मिड कैप्स भी एक ब्रीदर ले रहे हैं। लेकिन जोमेटो अपने ही मूड में, अपने ही धुन पर 15% के गेन्स, ये आज का टॉप ट्रेडेड स्टॉक है। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। नीरज आपका साथ देंगे। आप बने रहिए सीधी से।